राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनहरा कंगन नाम की कहानी सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सुंदरपुर नगर में एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थी। उनमें से दो बुरी आदतें खास थी। एक तो वह बहुत शराब पीता था, दूसरा बहुत खर्चीला था। इन बुरी आदतों के कारण कुछ समय में उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं था जिससे वह अपना कह सके। जब वह गरीबी की इस हालत से गुजर रहा था, उसके ससुर ने उसकी सहायता की। उसकी पत्नी को, यानी वह अपनी बेटी को, घर खर्च चलाने के लिए 100 रुपये दिए। जब सुनार का ससुर अपनी बेटी को 100 रुपये देकर चला गया तो सुनार अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास रुपए होते तो उसमें से ऐसा गहना बनाता कि मैं आसानी से उसे महंगे दामों में बेच देता। पत्नी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। उसकी पत्नी ने तुरंत 25 रुपये निकाल कर देते हुए उसे कहा, यह लो 25 रुपये और करके दिखाओ। सुनार ने वे रुपए लिए और अपनी दुकान पर गया और अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक सुंदर सा कंगन बनाया। वह उसकी कारीगरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा, वह ज़रूर उसके लिए कुछ अच्छा भाग्य लेकर आएगा। वह उसे काफ़ी ऊंचे दामों पर बेच सकेगा। उसे बनाने के तुरंत बाद वह उसे बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे वजीर का बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसे नमस्ते की और पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार बोला, हाँ है ना। क्यों? आप मुझे अपना दोस्त कहा है, इसलिए मैं इसे आपको ऐसे ही दे देता हूँ। कंगन उसे देकर खाली हाथ वह घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से 25 रुपये इस शर्त पर और मांगे कि वह उनको भारी ब्याज सहित वापस कर देगा। उसकी पत्नी ने उसे 25 रुपये और दे दिए। इन रुपयों से उसने पहले जितना ही सुंदर एक और कंगन बनाया और बेचने चल पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि उसे दीवान साहब का बेटा मिल गया। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर कंगन है बेचने के लिए? सुनार बोला, हाँ साहब है। कहकर उसने वह नया कंगन उसे दिखा दिया। दीवान के बेटे ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? सुनार बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, इसलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूँगा। लीजिए, यह कंगन लीजिए, यह आप ही के लिए है। वह फिर से घर खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को और रुपए देने पर मना लिया। उसकी पत्नी को अब अपना पैसा फायदे पर लगाने में कुछ कुछ शक होने लगा, तो उसने इस बार पैसे देने से मना किया और पूछा, यह बताओ तुमने मेरे पैसों का क्या किया? तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे रुपए को बढ़ा करके दोगे। तुम मुझसे 50 रुपये ले चुके हो और तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। मुझे मूर्ख मत समझो। मुझे मालूम है मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा पैसा बिल्कुल नहीं खोया है। मुझे थोड़ा समय दो, तुम देखोगी कि इस व्यापार में मैं तुम्हें कितना सारा पैसा कमा कर दूंगा। ऐसा कहते हुए सुनार ने अपनी पत्नी से और रुपए मांगे। पत्नी ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसे 25 रुपये और दे दिए। इन पैसों का भी उसने एक और नया कंगन बनाया जो पहले जैसा ही सुंदर था। कंगन बनाकर उसे लेकर वह फिर पहले की तरह ही बेचने के लिए चला। इस बार रास्ते में उसे इत्तेफाक से एक चोर मिला। उसने भी उसे कहा, दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई कंगन बेचने के लिए है? इस पर सुनार ने वह कंगन उसे दिया। उसकी कीमत पूछने पर उसने उससे भी कोई कीमत नहीं ली और एक बार फिर सुनार खाली हाथ घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया, जो कुछ अब तक उसने किया था। कुछ दिन बाद बचे हुए 25 रुपये घर के खर्चे में खर्च हो गए और एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर के खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं है। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वजीर के घर गया, पर उसे वजीर नहीं मिला। फिर वह दीवान के घर गया तो वहाँ उसे दोनों मिल गए।
उसे तुरंत ही उनके सामने ले जाया गया। उन्होंने भी उसे अपने दोस्त की तरह से बर्ताव किया। भाग्य से उसी समय वहाँ राजा की बेटी आ गई। वह भी आकर वहीं बैठ गई और बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वह अपने पिता के बगीचे से एक खास नाशपाती के पेड़ की नाशपाती चाहती है, पर वह यह नहीं जानती कि उस पेड़ से फल कैसे तोड़े जाए, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के बुरादे के साथ गड्ढे थे। जो कोई भी उस पेड़ तक जाता निश्चित रूप से उसके पैर केसर से रंग जाते और इस तरह वह पकड़ा जाता, और यही वह राजकुमारी नहीं चाहती थी। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वे बिना पकड़े उस पेड़ के फलों को लाने की अपनी भरसक कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद सुनार वहाँ से चला आया। वह तुरंत चोर के पास पहुँचा। चोर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने खाना खाकर जाने की जिद की, पर सुनार बोला, इस समय नहीं, फिर कभी, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी ही बात घूम रही है। चोर कुछ उत्सुकता के साथ बोला, मुझे उम्मीद है वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सुनार बोला, तो मुझे राजा के बगीचे में लगे एक नाशपाती के पेड़ से राजकुमारी के लिए नाशपाती तोड़नी है। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के बुरादे के साथ गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ तक उस नाशपाती तोड़ने जाएगा उसके पैर केसर से रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े गए उस पेड़ की नाशपाती तोड़ी जाए। क्या तुम उसमें से मेरे कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता, सो तुम्हारी सहायता से अगर मैं अपनी जान बचा सकूं तो अच्छा रहेगा। चोर बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ की नाशपाती को तोड़ लाऊंगा। और वह उस पेड़ की नाशपाती तोड़ने चला गया। हालांकि उसने यह कैसे किया यह किसी को नहीं पता। एक दिन बीतने के पहले ही उस पेड़ की नाशपाती सुनार की दुकान में एक टोकरी में रखी थी। तुरंत ही राजकुमारी, वजीर और दीवान के बेटों और सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया गया और उस समय वे नाशपाती उनके सामने लाई गई। राजकुमारी ने तुरंत ही वे नाशपाती खाने की इच्छा प्रकट की, तो दीवान के बेटे ने एक नाशपाती छीली और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक घुसाई और राजकुमारी को खिलाने की कोशिश की। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गई। इससे वह चाकू उसके गले में लग गया और वह मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे यह मैंने क्या किया? मैंने तो राजकुमारी को मार डाला। वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, यह सब मेरा कसूर है। सुनार बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। अगर मैं नाशपाती ना लाता तो उनको, राजकुमारी को इस तरह से ना खिलाया जाता। खैर, अब हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हमें इस हालत में देख ले। हमें तुरंत ही एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को उसमें रख कर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो इसका शरीर फूल जाएगा। इससे लोगों को पता चल जाएगा और फिर हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुरंत ही एक कुम्हार के घर से मटका लाया गया और उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। शाम को देखा तो राजकुमारी का कहीं पता नहीं था। महल की सब इमारतों में उसकी खोज की गई और दूसरे जगह भी उसे ढूंढा गया, जहाँ जहाँ वह अक्सर जाया करती थी, पर उसका कहीं कोई पता नहीं था। राजा ने एक शाही आदेश निकाल दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते देखा। यह सुनते ही राजा नदी में राजकुमारी की ढूंढ शुरू करवा दी। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर सी राजकुमारी की लाश भी। राजा ने फिर आदेश सुनाया कि राज्य भर के सभी कुम्हारों को उसके सामने पेश किया जाए और इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाए। राज्य के सारे कुम्हार राजा के सामने इकट्ठे हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल में ही किसने मटका बेचा था। एक कुम्हार सामने आया कि 2 दिन हुए उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को बुलाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुप रहा।
तो राजा बोला, सुनार की चुप्पी सुनार को मुजरिम बताती है। 2 दिन के अंदर अंदर इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक के लिए सुनार को जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था। राजा ने उसकी फांसी की सज़ा तो सुना दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिन के लिए और टाल दिया, ताकि वह राजकुमारी की इस बुरी तरह से की गई हत्या की सही सही वजह पता कर सके। उसने एक सिपाही का वेश रखा और रात को जेल में सुनार के पास जा पहुंचा। उसने उससे कहा, तुम्हें कल फांसी लगने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है, या तुम्हारी कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा दोस्त है जो इस समय तुम्हारी सहायता कर सके? सुनार बोला, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिलना चाहूँगा। सिपाही बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँ। सुनार उसके साथ चल दिया। सबसे पहले सुनार वजीर के घर गया। वहाँ उसने वजीर के बेटे से कुछ बात की। उसने उससे कहा, मेरे दोस्त, जब मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा होऊंगा, तब तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। वजीर का बेटा बोला, हाँ हाँ ज़रूर, तुम खुश रहना। ठीक समय पर मैं सेनापति को इशारा करूँगा और वह राजा को मार देगा। इसके बाद सुनार दीवान के घर गया और उसके सबसे बड़े बेटे से बहुत देर तक बात करता रहा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम मेरी रिहाई के लिए क्या कर सकते हो? दीवान का बेटा बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मेहरबानियों को भूल नहीं सकता। मैं ठीक समय पर आऊँगा और राजा को मार दूँगा। सिपाही ने भी यह सब सुना तो वह डर के मारे काँप गया। इसके बाद सुनार अपने तीसरे दोस्त चोर के पास गया। उसने उससे भी वही सवाल किया जो उसने अपने पहले दोनों दोस्तों से किया था। चोर ने उसको नमस्ते का जवाब दिया और उसे कुछ देर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उस समय वह कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा था। उसने सुनार की बात सुनी और महसूस किया कि सुनार बहुत कष्ट में है। उसने उसकी सहायता करने का इरादा किया, हालांकि इसमें उसकी जान का खतरा था। वह उसी पल वहाँ से चला गया और राजा के महल की खिड़की से होकर महल की छत पर चढ़ गया। वहाँ से फिर वह राजा के सोने के कमरे में चला गया। उस आदमी का सिर काट दिया जो उस रात वहाँ राजा की जगह सो रहा था। यह करके उसने सोचा, अब सुनार को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी का सिर अपने हाथ में लेकर सुनार के पास दौड़ा आया। उसने सिर सुनार को सिपाही के सामने फेंकते हुए कहा, लो, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अब राजा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सुनार सिपाही के साथ जेल में लौट आया। अगले दिन वह सब लोगों और सिपाहियों के सामने फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वह फांसी के चबूतरे के पास पहुंचा, तो दीवान का बेटा अपनी तलवार खींचकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर वजीर के बेटे ने भी अपनी सेना को इशारा किया वह इस काम में उसकी सहायता करे, पर इन सब की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि राजा ने सोच रखा था उसे क्या करना है। वह चिल्लाया, सुनार को छोड़ दो, उसे आज़ाद कर दो, उसे माफ़ किया जाता है। इस पर वहाँ खड़े सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि राजा ने ऐसा क्यों किया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।